आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी हम लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए। हम लोगों का जो प्रीवियस वीडियो था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ई से। यह टू टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आईपीसी के अनुसार रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे जिसमें कि हमारा मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यह एनोड और कैथोड दोनों के जैसा बिहेव करता है सेल में। तो ये जो है कैथोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और एनोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर हमको किसी सेल का कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो तो हम फिर उस सेल के ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में देखे थे, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड किया जा सकता है जिसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड, यानी कि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग कंसीडर करते हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल को। बट अगर हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन कर रहा हो, इफ स्टैंडर्ड conditions are maintained, तो फिर हम उस सेल का ईएमएफ जब फाइंड करेंगे तो यहाँ ई नॉट सेल इंडिकेट करेंगे। यहाँ भी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे कैथोड का, और माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल का यूज करें, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल का अगर हमको ईएमएफ फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो कैथोड का। तो इसमें कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड वर्क करता है, कैथोड का वर्क कॉपर इलेक्ट्रोड करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा Cu2 + Cu और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। क्या इसमें एनोड जिंक एनोड का वर्क करता है, तो ये हो जाएगा Zn2 + Zn। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल का EMF फाइंड करना हो या फिर उसका सेल पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो हमको उस सेल में यूज होने वाले कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि जो कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, और जो एनोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो इसी के वैल्यू जानने के लिए आईपीसी ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इंस्ट्रूमेंट दिया। उसने बताया कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है, और इसी से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करके उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी सब्सटेंस का वेट फाइंड करते हैं, तो शुरू में हम लोग एक किसी वेट को 1 kg मान लिया है, साइंटिस्ट लोग ने मान लिया है, और उसी से हम लोग उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी मटेरियल का वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर वो जो 1 kg वेट हम माने हैं उसके कंपेयर में अगर हमारा कोई सब्सटेंस 2 टाइम है तो फिर हम लोग 2 kg बोलते हैं, अगर 10 टाइम है तो फिर 10 kg बोलते हैं। तो इसी तरह से जो है आईपीसी के द्वारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का जो वैल्यू है बताया गया कि 0 होता है, 0 होता है, और उसी से हम किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करके हम उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इतना पहले कॉपी करें, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जनरली इसे इंडिकेट करते हैं, और ये 2 टाइप का होता है। एक जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक जो होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 Mn प्लस इलेक्ट्रोड M से इंडिकेट करते हैं। हम शुरू में बता चुके हैं कि हम लोग को आईपीसी के अनुसार रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करना होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, और दूसरा जो होता है टाइप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो नॉन स्टैंडर्ड होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग Mn प्लस इलेक्ट्रोड M से इंडिकेट करते हैं, और आईपीसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करना होता है। तो 2 टाइप का होता है। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। स्टैंडर्ड
conditions are maintained। इसमें जो है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आर मेंटेन्ड। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है, इसमें हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूशन का, जो भी आयन का सोल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिया जाता है। अगर हम लोग गैस यूज करते हैं तो उसका प्रेशर 1 atm लिया जाता है। और जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करते समय अगर उसके मेटल के आयन के जो सोल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर रखें, अगर गैस यूज करते हैं उसके प्रेशर को 1 atm रखें, अगर टेम्परेचर 298 रखें, तो बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर किया गया है। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करने का क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रोड हम प्रिपेयर करेंगे उसके मेटल के जो आयन का सोल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगा। अगर गैस यूज कर रहे हैं तो उसका प्रेशर 1 atm नहीं होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन नहीं होना चाहिए। अब जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं? तो इसके वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड by respect to स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए इसका फुल नेम भी लिख दे रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक यह इंस्ट्रूमेंट है जो कि आईपीसी के द्वारा दिया गया था कि कोई भी अननो अगर इलेक्ट्रोड हो तो इसके रेस्पेक्ट में हम उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जान लेंगे कि फिर कितना उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो आगे हम लोग इसको समझेंगे। और नॉन स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको फाइंड किया जाता है बाय नर्नस्ट इक्वेशन। बाय नर्नस्ट इक्वेशन। इसको भी हम लोग एक अलग से वीडियो बना करके इसको पढ़ लेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग शॉर्ट में SHEC से इंडिकेट करते हैं। इसका हिंदी होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि IPC के द्वारा दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो अगर कोई अननो इलेक्ट्रोड हो, अगर उसका हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग जान जाएंगे। तो इसमें आईपीसी के ही द्वारा जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, उसका वैल्यू 0 मान लिया गया है। यह जो है एक्सपेरिमेंट से नहीं आता है, इसको मान लिया गया है। किसके द्वारा? तो आईपीसी के द्वारा। अब जो है इसका वैल्यू जब 0 आईपीसी के द्वारा मान लिया गया तो फिर इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी अननो इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है?
तो इसके लिए जो है एक ग्लास का ट्यूब होता है, एक ग्लास का ट्यूब है, ग्लास ट्यूब होता है और इसमें एक कंडक्टर वायर लगा हुआ रहता है। जिसमें कि एक प्लेटिनम कोटेड फॉल जो है अटैच रहता है, प्लेटिनम कोटेड फॉल है जो कि इस कंडक्टर वायर में अटैच रहता है, कंडक्टर वायर है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर वायर अटैच टू पीटी कोटेड फॉल। ये कंडक्टर वायर है जो कि पीटी कोटेड फॉल से अटैच है। और ये जो है हमारा ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। ये एसिडिक सोल्यूशन में डिप्ड रहता है। यहां पर जो है एसिडिक सोल्यूशन रहता है। सपोज जैसे HCl का एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो H+Cl- में डिकम्पोज हो जाएगा। तो जो ग्लास ट्यूब है यह ग्लास ट्यूब यह एसिडिक सोल्यूशन में डिप्ड रहता है, डुबाया गया हुआ रहता है। और यहाँ पर जो है एक नली होती है जहाँ से H2 गैस को पास कराया जाता है, जो कि H2 गैस इससे पीटी के फॉल पर ऑब्जर्व हो जाता है। इस तरीके से हमारा एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है। यह जो है गैसियस इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो ट्यूब ग्लास ट्यूब है यह जो है H+ के सोल्यूशन में कोई भी एसिडिक सोल्यूशन हो उसमें हम लोग इसको डिप्ड कर दिए रहते हैं और इसको 298 केल्विन टेम्परेचर पर अरेंज कर दिया जाता है। अब इसमें जो है यह इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पर प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या क्या मेंटेन किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा जो गैस होगा उसका प्रेशर जो होगा 1 atm रखा जाता है। और जो भी आयन का सॉल्यूशन होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वह 1 मोलर रखा जाता है। और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन रखा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ। अगर गैस का प्रेशर 1 atm हो, जो आयन है उसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन कर रहे हैं। और इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको IPC के द्वारा इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो उसका वैल्यू जो है 0 दिया गया है, मान लिया गया है। अब जो है इसी के कंपेयर में हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे सपोज जैसे मान लें कि हमारा एक इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको नहीं पता है। सपोज हमने मान लिया कि यह जो है एक हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है। हमने जिंक रॉड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप्ट कर दिया है।
हमने इसको भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर तैयार किया है, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया है और इसको टेम्परेचर को 298 केल्विन लिया है। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा इस इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पर हम Zn लिए हैं, तो फिर यहाँ मेटल, कोई भी मेटल का हम लोग इलेक्ट्रोड लेकर के उसके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर Zn का इलेक्ट्रोड बनाया है, तो फिर हमने यहाँ पर Zn यूज कर दे रहे हैं, Zn2 प्लस Zn। ये वाट हमको नहीं पता है कि कितना है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि इसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जो भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना होगा इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में इसको निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको इससे हम लोग अटैच करेंगे इसको। कंडक्टर वायर से वोल्टमीटर के थ्रू इसको अटैच कर दिया जाता है। तो ये हमारा एक सेल हो गया, क्योंकि ये हाफ सेल हो गया, ये हाफ सेल हो गया और ये हमारा पूरा सेल हो गया। तो जो वोल्टमीटर में जो भी पोटेंशियल डिफरेंट बताएगा वो हमारा पूरा सेल का ईएमएफ बताएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा इस सेल का ईएमएफ यहाँ पर हमको रीडिंग मिलेगा, जिसको हम लोग ई सेल से इंडिकेट करते हैं। ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन है तो फिर ई नॉट सेल मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी है। ई नॉट सेल जो है ऐसा कोई भी रीडिंग यहाँ आएगा, हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। सपोज जैसे मान लिया हमने कि यहाँ पर 0.76 वोल्ट रीडिंग हमारा मिला, कुछ ना कुछ तो रीडिंग मिलेगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर 0.76 वोल्ट रीडिंग हमारा आया। तो ये जो रीडिंग हुआ इस सेल का ईएमएफ हुआ या इस सेल का सेल पोटेंशियल हुआ। अब जो है हम कैसे जानेंगे कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि ये जो है हमारा इस सेल का ईएमएफ है। अब जो है हम लोगों को यहां Zn2 प्लस Zn आईपीसी के अनुसार रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को लिए हुए हैं और यही हमको फाइंड करना है। तो जो भी यहाँ पर इस सेल का ईएमएफ बताएगा रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो भी अननोन इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और जो भी ये सेल का ईएमएफ यहाँ बताएगा वो वैल्यू इस अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यानी कि ये जो वैल्यू होगा अगर हमारा इससे इसको अगर अटैच किया गया है तो यहाँ दूसरा कोई इलेक्ट्रोड होता तो फिर तो ये सेल का ईएमएफ ही होता या फिर सेल का सेल पोटेंशियल होता। लेकिन यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तो कोई भी अज्ञात अगर आपके पास इलेक्ट्रोड हो तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस सेल के ईएमएफ के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू हो जाएगा 0.76 वोल्ट। बट अगर ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर ये नोड की तरह वर्क कर रहा है तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगा उसमें निगेटिव साइन आपको लगाना होगा, यानी कि माइनस में 0.76 वोल्ट। क्योंकि जब ये एनोड का वर्क करता है तो इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में अगर कोई इलेक्ट्रोड अगर कैथोड का वर्क करता है तो फिर उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है यह एनोड का वर्क करता है, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। Zn जो है Zn2 प्लस में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में जाता है। जो Zn है Zn2 प्लस में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोड एनोड का वर्क करेगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा और ये जो वैल्यू होगा
ये जो सेल का ईएमएफ का वैल्यू होगा उसके इक्वल होगा। लेकिन सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में है, बट ये जो वैल्यू है निगेटिव में है, क्योंकि ये एनोड है। अगर ये एनोड नहीं रहता, अगर ये कैथोड की तरह वर्क करता, तो फिर ये भी वैल्यू पॉजिटिव में होता और यही वैल्यू उसके लिए हो जाता पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग ये देखें कि आखिर क्यों हो जाता है। ये तो हमारा इस सेल का ईएमएफ है, फिर ये सेल का ईएमएफ को हम लोग के वैल्यू जो है ये इस इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू क्यों कहते हैं। तो इसका देखिए यहाँ से समझ सकते हैं आप। हम लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ईएमएफ जो सेल का होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो सेल का होता है, वह जो है एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंट के इक्वल होता है। ये फार्मूला है हम लोगों का कि किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वह एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंट के इक्वल होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारा बता रहा है वो तो हमारा ये ई सेल बता रहा है, तो ई सेल हमारा कितना हो गया, ई सेल हो गया 0.76 वोल्ट हो गया। और जो एनोड है हमारा क्या, एनोड जो है जेडन इलेक्ट्रोड, एनोड का जो वर्क करता है, सॉरी यहाँ पर कैथोड होता है और यहाँ पर एनोड होता है, हमने इसको मिस्टेक से लिख दिया है। यहाँ पर होता है कैथोड और यहाँ पर होता है एनोड। तो इसमें हमारा जो कैथोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि ई नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और माइनस एनोड क्या है, तो एनोड जो है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है। रिडक्शन को कंसीडर करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को। अब हमको आईपीसी ने बताया है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो फिर हम इसका वैल्यू 0 रखेंगे, या हम क्या रखेंगे, इसका वैल्यू जो है हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 0.76 वोल्ट इक्वल, इसका वैल्यू 0 है अकॉर्डिंग टू आईपीसी, और माइनस ये हो गया जेड। तो फिर जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला वैल्यू नहीं हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि माइनस साइन इधर चला आएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं -0.76 वोल्ट। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो भी अगर अननोन इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा इस सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ के वैल्यू के इक्वल होगा। बट अगर ये इलेक्ट्रोड एनोड है तो ये जो वैल्यू है निगेटिव साइन लगा के लिखेंगे। अगर यही इलेक्ट्रोड अगर एनोड के जैसा वर्क ना करके अगर कैथोड की तरह वर्क करता तो फिर हमारा जो है इसका वैल्यू जो है निगेटिव में ना करके पॉजिटिव में आता। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है नोट में कि हमारा जो भी अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कब, जब ये एनोड की तरह वर्क करेगा तब, एज एनोड, एनोड के रूप में वर्क करेगा तब। अब हम जो है अगर
इसका कॉन्सेंट्रेशन 1m है। ऐसे भी हमको पता है कि जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है और जो राइट इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जिंक इलेक्ट्रोड के प्लेस पर हम कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं। हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, हमने क्या किया कि CuSO4 का सोल्यूशन लिया, एक्वा सोल्यूशन, जिसकी वजह से Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में डिकम्पोज होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने मोन मोलर रखा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको लिया और इसका टेम्परेचर जो है 298 केल्विन रखा और इसमें हमने कॉपर के रॉड को डिप्ट कर दिया। और हमको बताना है कि जो भी इसका इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो हमने क्या इसको कैसे बताया था, हमने बताया था कि जिसको भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है जिस इलेक्ट्रोड का भी, उसको फिर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच कर दीजिए। हम इसको अटैच करें कि इसको हमको जानकारी नहीं है कितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया। किसके थ्रू? तो वोल्टमीटर के थ्रू। हमने अटैच कर दिया। जब हम अटैच करेंगे तो यहां पर जो भी बताएगा वैल्यू वो पूरा सेल का ईएमएफ बताएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ बताएगा। सपोज जैसे ये वैल्यू बता रहा है प्लस 0.34 वोल्ट, ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर इसका वैल्यू बता रहा है, तो ये तो वैल्यू हुआ पूरा सेल का ईएमएफ का। बट हमको बताना है किसका? सिर्फ इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ हम क्या बताए थे कि जो भी आपका सेल का ईएमएफ का वैल्यू होगा, जो भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा, वही आपका अन्नो इलेक्ट्रोड का भी वैल्यू होगा। लेकिन अगर वह इलेक्ट्रोड एनोड है तो फिर वैल्यू में नेगेटिव साइन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये एनोड न होकर के कैथोड है, क्योंकि ये जो है पहले तो ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? लेफ्ट साइड वाला जो है एनोड होता है, राइट साइड वाला कैथोड होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से रिडक्शन प्रोसेस, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होने की वजह से ये जो है कैथोड है, कैथोड है। तो जो भी अन्नो इलेक्ट्रोड है अगर उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच कर देंगे तो जो भी सेल का ईएमएफ का वैल्यू होगा वही उस अन्नो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं E0 Cu2 प्लस Cu इक्वल प्लस 0.34 वोल्ट। ये भी इसी के जैसा आ जाता है। कैसे आ जाता है इसके जैसा? देखिए इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए यहां पर हमारा वैल्यू मिल चुका है
सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे 0.34 वोल्ट। और जो कैथोड है इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये राइट साइड में है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कैथोड हमारा ये है। यहाँ हो गया और माइनस जो एनोड है यह है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0.34 वोल्ट इक्वल, जो ये है हमको नहीं पता है, इसी को तो फाइंड करना है, व्हाट है ये, तो इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ई नॉट और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 अकॉर्डिंग टू आईपीसी, तो यहाँ पर हो गया 0। तो फिर जो हमारा इसका वैल्यू होगा क्या होगा, यही तो हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इक्वल 0.34 वोल्ट। यानी कि हम क्या देख रहे हैं सेकेंड नोट में कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी इलेक्ट्रोड है अगर वो एनोड का वर्क ना करके अगर वो कैथोड का वर्क करता हो एज कैथोड, तो फिर उसका वैल्यू जो भी आएगा रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आएगा, रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको आप लोग कॉपी कर लें। हम लोग आगे देखते हैं कि जो भी पढ़े अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने क्या देखा कि यह जो है अगर लेफ्ट में रहेगा तो फिर ये एनोड के जैसा वर्क करेगा, अगर यही जो है राइट में रहेगा तो फिर ये कैथोड के जैसा वर्क करेगा, यानी कि टू टाइप का वर्क करता है। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज एनोड के रूप में रिप्रेजेंट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में यूज होता है, तो हम लोग ऐसे पीटी लिख देते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। और इसमें जो H2 गैस यहाँ से हम लोग जो इसमें इन कराते हैं H2 गैस जो कि 1 ATM पर इंटर कराते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे H2 गैस H2 गैस और यहाँ लगा देंगे 1 ATM 1 ATM पर है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड है और डिप्ड है किस में, तो 1 m कॉन्सेंट्रेशन H+ सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रोड का सिंबल लगा करके और यहाँ लिख देंगे H+, इसका एक्वा सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर है। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का एनोड के रूप में रिप्रेजेंटेशन। और जो है हम क्या यहाँ देखते हैं कि इस पर आखिर इस एनोड जो इलेक्ट्रोड है इस पर रिएक्शन कैसा होगा, तो इसका जो रिएक्शन होगा इसमें जो H2 है यहाँ पर जो है H2 होता है H2, यह H2 H+ में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसका रिएक्शन में कि जो H2 है गैस यह H+ में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके।
इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। बैलेंस के लिए 1/2 लगाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन में होगा। ये है एज एनोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन। बैलेंस के लिए 1/2 लगाया गया है। अगर यह लेफ्ट में न हो करके यह हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर राइट में अगर रहे तो फिर ये एनोड के जैसा वर्क ना करके कैथोड के जैसा वर्क करता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, कैथोड के रूप में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैथोड के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो H+ है, यह H2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में H+ जो रहता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है, यह H2 में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोजन गैस है 1 atm प्रेशर पर लिया जाता है। और यह हाइड्रोजन गैस जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर ऑब्जर्व होता है। प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होता है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का कैथोड के रूप में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। अब जो है इस कैथोड पर होने वाला रिएक्शन कैसा होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन जो होगा कैथोड के फॉर्म में कैसा होगा? तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ तो H2H+ में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर जो है H+ है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, यह इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट होता है। H2 गैस के फॉर्म में बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। आप लोग इसको कॉपी कर लें। थैंक यू।